जदयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वे 75 साल के थे। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव बीमार थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़े समाजवादी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। शरद यादव का राजनीतिक कद इतना ऊंचा कि जब वो बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। वो मंत्री रहे हों, विपक्ष में रहे हों, उनके सामने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका जवाब उन्हें ना सूझा हो। उनके जवाब सुनकर प्रश्न पूछने वाले चुप रह जाया करते थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ने लिखने में काफी तेज, छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में पहचान बनाने वाले शरद यादव बिहार की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम उन्होंने लहराया। नीतीश कुमार से विवाद हुआ, जदयू उन्होंने छोड़ दी। बिहार की मधेपुरा सीट से वो कई बार सांसद रहे। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे, प्रेरित रहे। कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। मीसाबंदी भी वो रहे। 1969, 70, 72 और 75 जेल भी गए। सक्रिय राजनीति में 1974 में आए। जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। 7 बार यूपी, एमपी और बिहार से वो लोकसभा पहुंचे। राजनीतिक कद का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे। शरद यादव ने खुद की अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल भी शुरू की। मार्च 2020 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने राजद में कर दिया। उन्होंने कहा था, एकजुट विपक्ष की ओर यह पहला कदम है। तो शरद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर उन्हें जाना जाता है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट, मध्य प्रदेश में जन्म, राजनीति की शुरुआत भी यहीं से। गैर कांग्रेसी सरकार, ये नई पीढ़ी को शायद ना पता हो, पर गैर कांग्रेसी सरकारों में अगर कोई प्रमुख चेहरा हुआ करते थे तो शरद यादव। न सिर्फ गैर कांग्रेसी सरकार बल्कि गैर कांग्रेस का भी जब जिक्र आएगा, जनता पार्टी, शरद यादव, उन्हें याद किया जाएगा। उनकी सबसे बड़ी खासियत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक मकाम, और यही उनकी खामी भी बन गई। वो कभी एक सीट को स्थायी नहीं बना पाए। जैसे सैफई का जिक्र होता है तो मुलायम सिंह यादव की बात आती है। और शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। अपने शोक संदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे सच्चे समाजवादी और लोहिया के अनुयायी थे। उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। और अब खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर नजर आया। स्कूल के ड्राइवर पर ही छेड़खानी का आरोप है। महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये स्कूल के लोग आए थे, परिजन आए थे। इनकी बच्ची के वहाँ किसी ने छेड़छाड़ की हुई है, उसकी रिपोर्ट थाने पर कर ली गई है। किंतु ये लोग अभी उस एमएलसी से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ दोस्त की घटना हुई है, तो संबंधित महिला डीएसपी को दोबारा से उसकी बच्ची के एमएलसी करने के लिए बोला गया है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। ग्वालियर शहर को मिलेगा चंबल का पानी। इस पानी को लाने के लिए 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार ने अमृत मिशन
2 को स्वीकृति दे दी है। ग्वालियर शहर की 20 लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। 2050 तक शहर की पेयजल व्यवस्था का ही पूरा प्लान है, 2050 तक। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, 28 नग हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गरियाबंद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और 3 लाख रुपए, ये जो 28 नग हीरे हैं इनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गरियाबंद से बड़ी खबर, हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 28 नग हीरा इनके पास से बरामद किया गया है। तकरीबन 3 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है। गरियाबंद पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 28 नग हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं गरियाबंद में। ये जो हीरे हैं 28 नग, इनकी कीमत तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती, कई सारे सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। कहां से ये हीरे लाए गए थे, कहां पर इन्हें खपाने की तैयारी थी। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हीरा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बार गरियाबंद से 3 हीरा तस्कर गिरफ्तार हुए। 28 नग हीरे मिले हैं, 3 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है। पूछताछ इनसे की जा रही है, कहां से ये हीरे लेकर आ रहे थे, कहां इन्हें खपाने की तैयारी थी। और सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, पूरी जानकारी विस्तार से। 28 नग हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और ये तीनों तस्कर जो गरियाबंद के पाली खंड है, जहां हीरा खदान है, वहां हीरा लेने गए थे और किसी व्यक्ति से हीरा खरीद कर वो जैसे ही हीरा तस्करी करने के लिए निकले तो वैसे ही पालीखंड पुलिस, जो जुगाड़ पुलिस है, उन्हें सूचना मिली कि 3 लोग हीरा तस्करी करने के फिराक में निकले हुए हैं और पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और तीनों आरोपी में रेखराज प्रसाद जो है वो राजनांदगांव का है और उसी तरह एक और है आरोपी डूली, वो भी इंडा गांव का रहने वाला है, गरियाबंद जिले का रहने वाला है। इसमें 2 आरोपी राजनांदगांव के हैं तो एक गरियाबंद जिले के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से तस्करी पालीखंड हीरा खदान से हो रहा है तो ये आखिर कब तक होगा। और पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर ये हीरा कहाँ से खरीदे हैं और ये इनके पीछे और कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ तार जुड़ा हुए। इन तमाम मसलों को लेकर, इन तमाम मामलों को लेकर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस ने बताया कि यह जो 28 हीरा है वो लगभग 3 लाख रुपए इसका कीमत बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इन्हें जेल भेज दिया गया है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, बाइक सवार को टक्कर मारकर रेलवे सिग्नल बॉक्स को तोड़ा गया है। सिग्नल बॉक्स को तोड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई है कार। टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ है। कार चालक फिलहाल सुरक्षित है। सिग्नल बॉक्स टूटने से रेलवे को बड़ा नुकसान हो सकता था। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास की घटना है और मामले की पड़ताल की जा रही है। सहयोगी हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हरपाल से। और पूरा मामला, ये सिग्नल बॉक्स, एक कार ने दरअसल बाइक सवार को टक्कर मारी, सिग्नल बॉक्स को तोड़ा, रेलवे ट्रैक के पास जा पहुंची। बाइक सवार थोड़ा जख्मी हुआ है, हालांकि कार का ड्राइवर सुरक्षित है। और अब ये पता किया जा रहा है कि हादसे की वजह क्या है। रेल पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। बलरामपुर से बड़ी खबर, खलिहान में रखे पुआल में आग लग गई, भीषण आग लग गई। धान की मिसाई चल रही थी, उसी दौरान पुआल में आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और आग से खलिहान में रखा पूरा पुआल जल गया। हालांकि दमकलें मौके पर पहुंच गईं, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आग पर काबू पा लिया गया। करौंधा से लगे खजूरी गांव का यह मामला है।
लग गया काट अरे। रही को। अरे गांज को बचाओ यार, गांज को बचाओ। तो शॉर्ट सर्किट के चलते शुरुआती जो जानकारी है, आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी होगी। दरअसल ये मिसाई का काम चल रहा था, मशीनों का यहाँ इस्तेमाल होता है मिसाई के लिए बलरामपुर में, और यही वजह है कि उसी दौरान चिंगारी निकली और वो पुआल में लगी। देखते ही देखते ये आग लगी और फैलती चली गई। चूंकि बहुत तेजी से आग पकड़ता है पुआल, यही वजह है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक के बाद एक राख के ढेर में ये पुआल तब्दील होते चले गए। खबर अंबिकापुर से, इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात निकलकर सामने आई है। ये शुरुआती जानकारी है। आग पर काबू पाने के बाद अब इसकी पड़ताल की जाएगी। अंबिकापुर में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस पर काबू पाया जा सका। इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग। खबर बलौदा बाजार से, बारनवापारा के पकरीद बैरियर के पास एक तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। आसपास के ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है, सतर्क रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें बारनवापारा के पकरीद बैरियर की, यहां पर तेंदुआ दिखा है और इसके बाद एहतियातन वन विभाग ने आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया है। योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, आपको बता दूं कि वन्य प्राणियों का खतरा जंगल में तो नहीं रहता, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य प्राणी जाते हैं तो ग्रामीण लोगों को काफी समस्या होती है, क्योंकि आवागमन उनका उस क्षेत्र में चलता रहता है। हालांकि आपको बता दें कि ये 12 तारीख की रात की घटना है, जब तेंदुए को देखा गया था। उसके बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है आसपास के जितने भी गांव के लोगों को कि सावधान रहें। और ये वही जगह है ललित जहां पर बीते 1 माह पहले हाथी की करंट लगने से मौत हुई थी, वही जगह है ये पकरीद। और आपको बता दूं कि अभी बीते 1 माह के अंतर ही दो तेंदुए के 100 भी मिले थे, जिसको लेकर वन विभाग अलर्ट है। और ये पकरीद में जो तेंदुआ देखा गया है, उसी इलाके में तेंदुए का जो खाल है वो भी शिकारी के साथ बीते दिनों 3 शिकारी के साथ पकड़े गए थे, जिसको लेकर वन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया और वन विभाग की खोजबीन जारी है कि कभी ऐसी कोई दुर्घटना या बड़ी दुर्घटना ना हो। हालांकि ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया, तो कि आप सचेत रहें, अपने घर में सतर्कता बरतें और बाहर ना निकलें, क्योंकि वन्य जीव वन्य प्राणी का खतरा है। क्योंकि बारनवापारा क्षेत्र ललित एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर वन्य प्राणी काफी संख्या में मौजूद है और तेंदुआ है तो बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रवेश कर चुका है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई है। 10 लोगों की मौके पर मौत, 40 लोग घायल हुए हैं। ये सभी शिरडी जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से 10 लोगों की मौके पर मौत, 40 लोग घायल। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर, 10 लोगों की मौके पर मौत, 40 लोग जख्मी हैं। ये सभी लोग शिरडी की तरफ जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा भीषण सड़क हादसा। अमित राय, एडिटर मुंबई, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या कुछ अपडेट इस बारे में मिल पाया है? हादसे की वजह को लेकर भी अगर कोई जानकारी हो तो साझा करें जी। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक शिरडी हाईवे पर पाथरे गांव के पास ये लग्जरी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई है। ये अभी सुबह की घटना है। बस में जो है बताया जा रहा है कि 45 लोग जो है वो सवार थे, शिरडी दर्शन के लिए जा रहे थे यहाँ पे, और अचानक जो है ट्रक से इसकी टक्कर हो गई। और जो अभी खबर ये है कि 10 लोगों के मरने की खबर यहाँ पे सामने आ रही है और यहाँ पर 40 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और अभी जो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात है, उनका ये कहना है कि 10 में से 7 फीमेल है और 3 मेल है, यानी टोटल 10 लोग जो है उनकी डेथ हुई है और
35 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। टोटल 45 लोग जो थे बस में बैठे हुए थे और ये लोग यहाँ मुंबई के अमरनाथ इलाके से शिरडी जाने वाली टूरिस्ट बस में सवार होकर शिरडी दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जो नजदीकी साईं बाबा हॉस्पिटल है वहां उन्हें ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन भीषण हादसा है, अब विजुअल में भी देख सकते हैं किस तरह से जो है ट्रक और बस जो है पलट गई है और किस तरह से जो है पूरे परखच्चे जो है उड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो काफी भीषण हादसा है। अब ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच जो है अभी पुलिस कर रही है। अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज जो है सही तरीके से हो। ये नासिक शिरडी हाईवे पर पाथरे गांव के पास जो है ये हादसा हुआ है। वाकई, और ये तस्वीरें भी जिस तरह से अमित जी जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अमित जी, एक बात और कि आमतौर पर इस तरह की बसेस में जो या तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लेकर जाती हैं, खास बसेस ये हैं, इनके लिए स्पेशल एसओपी होता है, स्पीड कंट्रोल, स्पीड गवर्नर इनमें होता है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद ये हादसा हो गया। जी देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन कारण इसका क्या है वो अब स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। उसकी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 35 लोग घायल, टोटल 45 लोग सवार थे इस बस में, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा। और जो दृश्य हम देख रहे हैं उसको देखते हुए ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है ये। अब सवाल ये है कि जो लोगों को उपचार के लिए जो है नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जो डॉक्टर्स की टीम है वहां मौजूद है और आसपास के अस्पतालों के डॉक्टर्स की टीम को भी वहां पर बुला लिया गया है, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को सीरियस इंजरी है, कुछ लोगों को जो है कुछ मामूली चोटें आई हैं। अब देखना ये होगा फाइनल आंकड़ा क्या कुछ सामने आता है और इलाज। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और अमित राय विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जो बड़ा अपडेट उन्होंने दिया, 7 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तकरीबन 35 लोग घायल हैं। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मेकाहारा समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नई व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बैठक के बाद सहमति बनी है। सरकारी अस्पतालों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी होगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। रायपुर से बड़ी खबर, मेकाहारा समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब नई व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ एक बैठक के बाद यह सहमति बनी है। 8 से शाम 5 बजे तक ओपीडी, 8 से 2 बजे तक होगा रजिस्ट्रेशन। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेकाहारा समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब यही व्यवस्था काम करेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन, पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन, इसका असर पड़ेगा। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अब नया अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट ये रहेगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं 8 से शाम 5 बजे तक ओपीडी और 2 बजे तक हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे। ममता, आपको नजर आ रही होंगी। ममता, नई व्यवस्था, कोई खास वजह इस नई व्यवस्था को लागू करने की? ममता, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल बैठक ली और बैठक के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि प्रदेश के जो भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों को देखेंगे और सुबह 8 से 2 बजे तक के पर्ची जो है वो बनेगी, रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। अभी तक अगर हम बात करें तो जो दूसरे जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को छोड़कर जो पीएससी और सीएससी होते हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में इस तरह की व्यवस्था जो है की गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में सिर्फ 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो ओपीडी जो है वो चालू रहती है। तो इसके पीछे ये कारण माना जा रहा है क्योंकि चूंकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में पूरे प्रदेश भर से जो मरीज हैं वो पहुंचते हैं। इसके साथ ही बड़ी बड़ी जगहों पर वो होते हैं। आसपास के तमाम इलाकों से जब वो पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता उसके बाद कई बार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचते हैं स्पेशलिस्ट के लिए। तो 2 बजे तक के चूंकि ओपीडी बंद हो जाती है, ऐसे में फिर दूर दूर से आए मरीजों को काफी दिक्कत होती है, उन्हें वापस लौटना काफी मुश्किल हो जाता है और एक दिन इंतजार करने के लिए उन्हें आसपास रहना पड़ता है। तो इसके लिए खासतौर पे अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था की गई और उसके साथ ही आईपीडी में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। विधानसभा